लिखा है कि लैंगिक भेदभाव को दूर करने में एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है। पहला, वे लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करे। वो लड़कों को कठिन कार्यों एवं लड़कियों को सरल कार्य में लगाए। तीसरा, वो लड़कों को समझाए कि उन्हें घरेलू कार्य में संलग्न नहीं होना चाहिए क्योंकि घरेलू कार्य लड़कियों के लिए उपयुक्त होते हैं। या चौथा, उसे लड़कों को खेलकूद में रुचि रखने एवं लड़कियों को सिलाई बुनाई का काम सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करे, यानी कि उसके बारे में डिस्कशन करे। लिखा है कि एक विद्यालय में किसी अतिथि का आगमन होने वाला है। 10वीं कक्षा की एक लड़की विद्यालय में आए अतिथि का स्वागत करने की इच्छुक नहीं है, लेकिन जबकि उसी लड़की की कक्षा में पढ़ने वाला एक अन्य लड़का विद्यालय में आने वाले उस अतिथि का स्वागत करने का इच्छुक है, किंतु आयोजक विद्यालय में आने वाले उस अतिथि को माला पहनाने एवं उनकी आरती उतारने के लिए उस लड़की का चयन करता है क्योंकि वो अत्यंत सुंदर और सुशील है। इस चयन में वो लड़के की रुचि एवं उत्साह की अवहेलना करता है। इस प्रकार का चयन क्या होगा? सही है, क्योंकि सामान्यतः विद्यालय में आए अतिथि के स्वागत के लिए सुंदर लड़कियों का चयन प्रचलन है। दूसरा, सही है क्योंकि लड़कों के सामान्यतः इस प्रकार के कार्य में नहीं लगाया जाता। सही नहीं है, और ये लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। सही नहीं है क्योंकि इसका लड़का और लड़कियों के दोनों नाराज होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सही नहीं है, क्योंकि ये लैंगिक रूढ़िबद्धता को क्या करता है? दर्शाता है और बढ़ावा भी देता है। लिखा है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तीसरा, बुद्धि के भिन्न पक्षों को सही है। चौथा सही है, तो इसका सही जवाब होगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। लिखा है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक देश से बचती है लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, लैंगिक संवेदनशीलता से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लैंगिक पूर्वाग्रह को। कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं, ये सीखने के वातावरण डैश है, यानी रूपांतरित और क्षुब्ध। तो इसका सही जवाब मैं पहले बता देता हूं क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रूपांतरित और क्षुब्ध करता है। कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, ये सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है, यानी कि सीखने के वातावरण को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, बताता है। लिखा है कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, यानी सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? पहला, विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना करना। दूसरा, कक्षा 12 में लड़के और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। तीसरा, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। या चौथा, क्या छात्राओं के विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगर इक्वालिटी की बात करें तो कक्षा 12वीं में लड़के और लड़कियों द्वारा समान संख्या से प्राप्त विशिष्ट योग्यताएं। लिखा है कि लिंग पक्षपात देश की ओर संकेत करता है। पहला, अनुवांशिक विभिन्नताओं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद है। दूसरा, स्त्री योचित और पुरुष योचित विशेषताओं में स्वैच्छिक रूप से स्वयं का बोध। तीसरा, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। या चौथा, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों के भिन्न व्यवहार करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों में भिन्न व्यवहार करना। लिखा है कि कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण में बढ़ सकती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, लिंग रूढ़िबद्धता को यह बढ़ावा दे रहा है ऐसा चित्र। लिखा है कि विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादाजी कहते, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुम में कौन शादी करेगा? ये कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबंधित करता है? तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये डायरेक्ट जो प्रतिबंधित कर रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा है, जो कि बिल्कुल ही क्या है? गलत है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चलन है? पहला, प्रकल्पना का निर्माण करना। दूसरा, प्रकल्पना का परीक्षण करना। तीसरा, समस्या के प्रति जागरूकता। या चौथा, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, समस्या के प्रति जागरूकता। लिखा है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। पहला, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। दूसरा, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता को चुनौती के रूप में। तीसरा, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के कारक के रूप में। या चौथा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में।
लिखा है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है, मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अपसारी चिंतन। मैडम चाय खाती है वाक्य अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। दूसरा, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तीसरा, वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। या चौथा, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से क्या है, गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से क्या है, गलत है। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पहला, दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। दूसरा, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। तीसरा, उसे कहना चाहिए अच्छा उसके दादाजी आए हैं। या चौथा, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 और आप लगा सकते हो फर्स्ट भी, लेकिन कई बार कंफ्यूजन होगा कि इसमें सही कौन है। तो नॉर्मली अगर मैं सही बात करूं तो 3 होगा। क्यों? क्योंकि आप उसे बोलोगे कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं, यानी उसे एक एग्जाम्पल देके समझाओगे, तब उसे पता चलेगा कि अच्छा हमें इस तरह से बोलना चाहिए। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। पहला, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, ये चॉम्स्की ने कहा है। भाषा और विचार प्रारंभ में 2 भिन्न गतिविधियां, ये वाइगोत्स्की ने कहा है। तीसरा, भाषा विचार पर आधारित है, ये पियाजे ने कहा है। या चौथा, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, वीएफ स्किनर ने कहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 भाषा विचार पर आधारित है, ये जीन पियाजे ने कहा है। ये बिल्कुल क्या है, गलत है। यानी कि इन्होंने जीन पियाजे ने भाषा पे नहीं बल्कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पे जोर दिया है। लिखा है कि सृजनात्मकता क्या है। पहला, बुद्धि का एक प्रकार है जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। दूसरा, बुद्धि का एक प्रकार है जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। तीसरा, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता है। या चौथा, सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कि समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो इसका सही जवाब पहले जानने से पहले ऑप्शन देखते हैं कि पियाजे के अनुसार पहले विचार का जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पर विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दूसरा, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा विचार दोनों पर प्रभावित पड़ता है। तीसरा, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। या चौथा, दोनों भाषा को बच्चों के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। इसका सही जवाब होगा दोनों भाषा को बच्चों के विचारों से जन्म लेते हुए मानते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। पहला, स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा, ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता। तीसरा, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। या चौथा, शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। ये भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। दूसरा, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तीसरा, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती। या चौथा, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। तो इसका सही जवाब आप समझ सकते हैं कि ये दूसरा होगा कि हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। लिखा है कि छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय है। पहला, छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना। दूसरा, छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा, छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता का समानता उपलब्ध कराना। या इसमें लिखा है केवल ए, केवल बी, केवल सी या ये सभी। तो मेरे हिसाब से इसका सही जवाब होगा ये सभी। लिखा है कि विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों का रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। ये प्रवृत्ति ये दर्शाती है कि लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती है जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। दूसरा, लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती है। तीसरा, पुरुष और स्त्री के रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में ही भी होती है। या चौथा, लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल
सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्य को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड, कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है। लिखा है कि विद्यालय में लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षकों को क्या नहीं करना चाहिए जो इस भेदभाव को बढ़ावा देता है। पहला, शिक्षकों को लैंगिक भेदभाव दूर करने के लिए पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं को दूर रखना चाहिए। दूसरा, कक्षा में लड़कों और लड़कियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तीसरा, लड़कियों को खेल एवं गणित विषयों के प्रति प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। चौथा, लड़के एवं लड़कियों उनकी रुचि के अनुसार करियर चुनने की सलाह देना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कि ये कौन सा स्टेटमेंट भेदभाव को बढ़ावा देता है। तो ये है लड़कियों को खेल एवं गणित विषयों के प्रति प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ये क्या है? गलत स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन है, सही हो सकता है। दूसरा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तीसरा, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। या चौथा सही है। तो इसका सही जवाब होगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, यानी कि लड़के और लड़कियों में क्या किया जा रहा है? अंतर किया जा रहा है, जो कि क्या है? सरासर गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। लिखा है स्त्रियों का हस्तलेखन पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं। यह कथन क्या है? पूर्ण सत्य है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। तीसरा, प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है। या चौथा, बौद्धिक योग्यता के संदर्भ में सत्य है। तो इसका सही जवाब होगा लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, यानी कि यहाँ भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है, जो कि क्या है? सरासर गलत है। लिखा है कि लड़कियों को घर के कामकाज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना को डेस को दर्शाता है। रूढ़िबद्धता, प्रगतिशील चिंतन, मनोवैज्ञानिक चिंतन या मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रूढ़िबद्धता। रूढ़िबद्धता का मतलब होता है कि एक ऐसा पुरानी विचारधारा जिसमें कि पुराने रीति रिवाजों को क्या किया जाता है? माना जाता है, वो रूढ़िबद्धता होता है। लिखा है कि छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? उनके सामाजिक उत्थान पे। दूसरा, उनके सामाजिक दृष्टिकोण पे। तीसरा, उनके शैक्षणिक विकास पे। या ऑप्शन है केवल ए, केवल सी, केवल बी या ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। यानी कि उनके सामाजिक उत्थान पे, उनके सामाजिक दृष्टिकोण पे, उनके शैक्षणिक विकास पे लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? पहला, कक्षा के छात्रों से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देना। दूसरा, छात्रों को सिलाई बुनाई के कामों में अधिक रुचि देने की सलाह देना है। तीसरा, सभी छात्र एवं छात्राओं को समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना। या चौथा, छात्राओं पर अवांछित टिप्पणी करके जिससे कि वो स्वयं को विशिष्ट ना समझे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हम सभी छात्र एवं छात्राओं को समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करेंगे। लिखा है कि एक अध्यापक को अपनी कक्षा में डेस्क को नकारना चाहिए। छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को। दूसरा, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को। तीसरा, छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधी विकारों को। या चौथा, छात्र छात्राओं के झगड़ों से संबंधित मुद्दों को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को। इसका जो सबसे मोस्ट बेस्ट स्टेटमेंट है ये सेकंड है। लिखा है कि लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। पहला, छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान। दूसरा, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। तीसरा, छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान। या चौथा, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। यानी कि अगर जो छात्र के लिए रूल बनाया गया है वो छात्राओं पर भी लागू होना चाहिए। लिखा है कि छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? पहला, लैंगिक भेदभाव का। दूसरा, सामाजिक मान्यताओं का। तीसरा, परिवार में उनके स्थान का। केवल ए, केवल बी और सी या सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये सभी। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है, वे विद्यालय में प्रसन्न रहती हैं, वे विद्यालय जाने से कतराती हैं, पढ़ाई से उन्हें विरक्ति होने लगती है। या चौथा, उनका शैक्षिक विकास बेहतर होता है। तो लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा क्या होती है? उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, वो विद्यालय जाने से क्या होती है? कतराने लगती। लिखा है कि भारत की 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 927 से घटकर 914 ही रह गया है। इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? पहला, लैंगिक भेदभाव। दूसरा, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। तीसरा, स्त्री शिक्षा में कमी। या चौथा, स्त्रियों का खराब स्वास्थ्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लैंगिक भेदभाव, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है? पहला, सामाजिक कारक। दूसरा, सांस्कृतिक कारक। तीसरा, आर्थिक कारक। या चौथा, मनोवैज्ञानिक कारक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए और बी, बी और डी, सी और ए, या ए बी सी और डी, यानी चारों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ए बी सी और डी, यानी कि सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक और मनोवैज्ञानिक कारक लैंगिक भेदभाव को उत्पन्न करता है। लिखा है कि भाषा से संबंधित दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन एक गलत है? पहला, भाषा वाणी का एक स्वरूप होता है।
दूसरा, भाषा हमारी बौद्धिक क्षमता को अभिव्यक्त करती है। तीसरा, भाषा भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम नहीं है। या चौथा, बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कि भाषा भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम नहीं है। लिखा है, यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्त के लिए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से तो सही है किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत है, तो इसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? पहला, उसे उन वाक्यों से संबंधित व्याकरण के बारे में बताएंगे। दूसरा, उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे। तीसरा, उसे सही वाक्य संरचना के बारे में उसके साथी से ज्ञात करने के लिए कहेंगे। या चौथा, उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे और उनके अभिभावक को ये सलाह देंगे कि अपने बच्चों को सही से बोलना सिखाए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे। लिखा है, वो नित्य गाने किस कसरत करता है? वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तीसरा, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। चौथा, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से क्या है? वो गलत है। क्वेश्चन है कि दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। दूसरा, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तीसरा, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। या चौथा, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से क्या है? गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से क्या है? ये गलत है। लिखा है, वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसके एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ है वो डेस कहलाता है। रूपीम, वाक्यांश, मुहावरा या स्वनिम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रूपीम। लिखा है कि परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है भाषा विकास से, सृजनात्मकता से, मूल्यांकन से, या चौथा समावेशी शिक्षा से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषा विकास से। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है? पहला, स्वास्थ्य। दूसरा, परिवार का आकार। तीसरा, लिंगीय भिन्नता। या चौथा, परिपक्वता। यानी पहला ए और बी दोनों, दूसरा सी और डी दोनों, तीसरा बी और सी दोनों, या चौथा ए बी सी और डी यानी चारों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ए बी सी डी, यानी कि स्वास्थ्य, परिवार का आकार, लिंगीय भिन्नता और परिपक्वता भाषा विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा दोष विकार से संबंधित नहीं है? पहला, ध्वनि परिवर्तन। दूसरा, तुतलाना। तीसरा, हकलाना। या चौथा, स्पष्ट उच्चारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्पष्ट उच्चारण। ये एक भाषा विकार से संबंधित नहीं है। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन है? पहला, कहानी सुनना। दूसरा, प्रश्नोत्तर के माध्यम से। तीसरा, अनुकरण द्वारा। या चौथा, उपयोग सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपयोग सभी से हम लोग भाषा को सीख सकते हैं। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? पहला, तर्क की। दूसरा, सामान्यीकरण की। तीसरा, आत्मकेंद्रीकरण की। या चौथा, जीववाद की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तर्क की, यानी लॉजिक लगाने की क्षमता उसके अंदर क्या होती है? बढ़ जाती है। लिखा है कि किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है? पहला, समस्या समाधान करना। दूसरा, निर्णय लेने की क्षमता। तीसरा, वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करने हैं तो केवल एक। दूसरा, ए और बी। तीसरा, केवल सी। या ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर, ये सभी। यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए डेस की आवश्यकता पड़ती है। अभिसारी चिंतन। दूसरा, समस्या समाधान। तीसरा, सृजनात्मक चिंतन। या चौथा, सामान्य चिंतन। तो इसका सही जवाब होगा सृजनात्मक चिंतन। यदि किसी व्यक्ति के पास 5 आम हैं, इनमें से वो 2 आम अपने मित्र को तथा 1 आम अपनी पत्नी को देता है और उसके पास कितने आम शेष बचेंगे? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए जिस चिंतन की आवश्यकता होती है उसे डेस कहा जाता है। अभिसारी, सृजनात्मक चिंतन, मूल्यांकन या आलोचना चिंतन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अभिसारी चिंतन। है कि बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। दूसरा, बुद्धि सीखने की योग्यता है। तीसरा, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। पहला ऑप्शन केवल ए, केवल बी। तीसरा, ए और सी दोनों। या चौथा, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। लिखा है कि बुद्धि व्यक्ति की वह समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायता करती है। यह किसका कथन है? पहला लिखा है, पहला बेसलर का। दूसरा, हेवर एवं फ्राइड का। तीसरा, थ्रस्टन का। या चौथा, टर्मन का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेसलर का। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाला कारक है? पहला, वंशानुगत कारक। दूसरा, वातावरणीय कारक। तीसरा, वंशानुगत एवं वातावरणीय दोनों कारक। या चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वंशानुगत एवं वातावरणीय दोनों कारक।
लिखा है यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया या सीख सकता है तो उसे बुद्धि है, उसमें बुद्धि है। बुद्धि की ये परिभाषा किसने दी है? थॉर्नडाइक ने, रायबर्न ने, काल्विन ने या फिर चौथा थॉमसन ने? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, काल्विन ने। लिखा है निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? पहला, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। दूसरा, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। तीसरा, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। या चौथा, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति ही बुद्धि है। लिखा है कि जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करना है वो है स्पीयरमैन का जी कारक, दूसरा स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, या तीसरा बुद्धि का सावेंट सिद्धांत, या चौथा थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्टर्नबर्ग की बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। लिखा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। पहला, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, दूसरा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, तीसरा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, या चौथा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। लिखा है कि बुद्धि एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? पहला विने ने, दूसरा टर्मन ने, तीसरा गार्डनर ने, या चौथा किम्बल यंग ने? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विने ने। लिखा है कि तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से संबंधित है। पहला द्विकारक सिद्धांत से, दूसरा समूह कारक सिद्धांत से, तीसरा पदानुक्रमिक सिद्धांत से, या चौथा बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, बहुबुद्धि सिद्धांत से। लिखा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होता है? पहला स्थानिक बुद्धि, दूसरा भाषाई बुद्धि, तीसरा शारीरिक गति बुद्धि, या चौथा सांगीतिक बुद्धि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्थानिक बुद्धि। लिखा है कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है। यह कथन निम्न में से किसका है? हावर्ड गार्डनर का, मास्लो का, अरस्तू का, या स्टर्नबर्ग का? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हावर्ड गार्डनर का। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? पहला, एक कारक सिद्धांत टर्मन ने दिया है, दूसरा तरल तथा ठोस बुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, तीसरा द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, चौथा समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये गलत है, तरल तथा ठोस बुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्वों में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। दूसरा, कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। तीसरा, व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। चौथा, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। प्रथम, सामान्य मानसिक योग्यता, और द्वितीय, विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो इसमें कौन सा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है बताइए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। प्रथम, सामान्य मानसिक योग्यता, और द्वितीय, विशिष्ट मानसिक योग्यता। ये बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है, यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं रखता है? पहला, ये शोधाधारित नहीं है, दूसरा, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों की मांग करती है, तीसरा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, या चौथा, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। लिखा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके? संवेदनात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। दूसरा, बुद्धि प्रक्रम संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान करने के लिए किया जाता है। तीसरा, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। चौथा, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है।
आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? पहला, शैक्षिक मार्गदर्शन। दूसरा, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। तीसरा, अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना। या चौथा, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। दोस्तों, मैं आपको एक पॉजिटिव टेक बताने वाला हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि ये मुझे जवाब नहीं आ रहा, तो आप बता सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन बहुत बड़े मात्रा में लिखा होता है आंसर, मान लीजिए वो उसका सही जवाब होता है। एक तरह से ये पॉजिटिव टेक के तरह काम करता है। लिखा है 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु 1.5 वर्ष होगी। पहला 15, दूसरा 12, तीसरा 8 या चौथा 14 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा 12 वर्ष। तो कैसे? तो मैं बता दूं आपको, नॉर्मली कुछ नहीं करना, बच्चे की एज को मल्टीप्लाई करना है उसके अंक से और बटे में यानी अपॉन में 100 लिखना है। और इसमें 16 और 75 को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है 1200 और बटे में क्या है 100 यानी अपॉन में क्या है 100। 100 को 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हो तो आंसर आ जाएगा 12 बटे में 1 यानी कि आंसर होगा 12। उसकी मानसिक आयु होगी 12 वर्ष। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जब मैं ये चैप्टर को बोर्ड पे समझाऊंगा तो आप लोगों को वो चीज अगर आप चाहो तो अटेंड कर सकते हो और समझ सकते हो। लिखा है बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सही सूत्र है। पहला, मानसिक आयु बटे में कलानुक्रमिक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। दूसरा है कलानुक्रमिक आयु बटे में मानसिक आयु गुणा 100। मानसिक आयु अपॉन यानी कलानुक्रमिक आयु मल्टीप्लाई 125। या फिर चौथा, कलानुक्रमिक आयु बटे में मानसिक आयु गुणे 125। तो बुद्धि लब्धांक यानी IQ का फॉर्मूला क्या है? तो IQ का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे 125 हो उसको आप आंख बंद करके मत लगाइएगा कभी भी। और उसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन, मेंटल एज। यानी मेंटल कहाँ होता है? माइंड कहाँ होता है हमारा? हमेशा ऊपर होता है। तो हमेशा याद रखना कि मेंटल एज यानी मानसिक आयु ऊपर रहेगा और क्रोनोलॉजिकल एज कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये इसका सही जवाब होगा। लिखा है कि फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड विने एवं उसके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किसे सर्वाधिक उपयोग पाया? पहला, बच्चों की रुचि को। दूसरा, बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को। या तीसरा, बच्चों की शारीरिक क्षमता को। और चौथा है उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि ये बड़ा थोड़ा सा दिख भी रहा है, बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को। लिखा है कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष हो तो उसका बुद्धि लब्धांक कितना होगा? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 120। तो मैं बता दूं ये कैसे होगा। तो नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना है। अगर IQ का फॉर्मूला आपको बता दूं कि IQ का फॉर्मूला होता है IQ बराबर यानी बुद्धि लब्धि बराबर मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज कलानुक्रमिक जो बताया गया है मल्टीप्लाई 100। तो इसका मेंटल एज कितना है? इसका मेंटल एज है, नॉर्मली आप देख सकते हो, इसका मेंटल एज है 12 और इसका वास्तविक आयु कितनी है? आयु कितनी है? 10 वर्ष। तो 10 वर्ष में कैसे करोगे आप? IQ बराबर 12 बटे में 10 गुणा में 100। 12 को 100 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 1200 और 1200 को 10 से जब डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आप 0 0 काट देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। यानी सही जवाब क्या होगा? पहला ऑप्शन 120। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि आप 8वीं कक्षा के अध्यापक हैं, आप इस कक्षा के एक छात्र का बुद्धि लब्धांक 130 से अधिक पाते हैं तो इसका अर्थ है कि वह डेस बालक है। पहला, मंद बुद्धि। दूसरा, औसत बुद्धि। तीसरा, अति श्रेष्ठ बुद्धि। या चौथा, सामान्य बुद्धि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अति श्रेष्ठ बुद्धि। थर्ड नंबर ऑप्शन, अति श्रेष्ठ बुद्धि। कैसे होगा? तो मैं आपको बता दूं कि सामान्य बुद्धि का IQ लेवल कितना होता है, अति श्रेष्ठ बुद्धि का IQ लेवल कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं जब 130 की बात की जाए, जब 130 की बात की जाए तो वो होता है अति श्रेष्ठ। कितना होता है? वो होता है अति श्रेष्ठ बालक। वही अगर मैं कहूं कि 120 से लेके 129 तक तो इसे कहते हैं हम लोग श्रेष्ठ बालक। क्या कहते हैं?
श्रेष्ठ बालक कहते हैं। वही मैं कहूँ कि 110 से 119, 110 से लेकर के 119 इसे कहते हैं हम लोग उच्च सामान्य बुद्धि वाला बालक, उच्च सामान्य वाला बालक। वही मैं कहूँ कि जब अगर बात की जाए 90 से 109, 90 से 90, 90 डिग्री याद रखना, 90 डिग्री से क्या हम याद रखेंगे कि वो नॉर्मल इंसान, नॉर्मल बच्चा होता है, सामान्य बुद्धि का बच्चा होता है, सामान्य बुद्धि वाला बच्चा। ये आपको याद करने वाली चीजें हैं। और एक और चीज याद कर लीजिए कि 80 से 89 के बीच में वो मंद बुद्धि होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। लिखा है निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? पहला, व्यवसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। दूसरा, बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। तीसरा, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। ऑप्शन पहला ए और बी दोनों होगा, दूसरा केवल बी होगा, तीसरा बी और सी दोनों होगा, या चौथा उपयुक्त सभी होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयोग सभी होगा। लिखा है कि एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? पहला, परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना। दूसरा, परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। तीसरा, बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने में करना। या चौथा, शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। पहला क्वेश्चन कहता है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डेस के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। पहला, बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं। दूसरा, बुद्धि के वितरण। तीसरा, बुद्धि के वृद्धि। या चौथा, बुद्धि के लैंगिक विभिन्नताओं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, बुद्धि के वितरण। लिखा है बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डेस कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि। दूसरा, प्राकृतिक बुद्धि। तीसरा, भाषिक बुद्धि। या चौथा, स्थानिक बुद्धि। तो इसका सही जवाब होगा प्राकृतिक बुद्धि। लिखा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डेस के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है? पहला, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। एल थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। तीसरा, बहुबुद्धि सिद्धांत। या चौथा, सूचना प्रक्रम सिद्धांत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। लिखा है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है? समूह बुद्धि लब्धांक का। दूसरा, व्यक्तित्व। तीसरा, मौखिक बुद्धि लब्धांक का। चौथा, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का। क्वेश्चन नंबर 31 है कि शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? पहला, शल्य चिकित्सक। दूसरा, कवि। तीसरा, वाचक। या चौथा, राजनीतिक नेता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, शल्य चिकित्सक। लिखा है बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी सहकर्मियों को डेस है और उनकी शैक्षणिक निष्पादन को ट्रेस करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, घटाता और प्रभावित नहीं करता। यानी बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी सहकर्मियों को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। लिखा है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? पहला, अंतर्व्यक्तिगत। दूसरा, भाषिक। तीसरा, गतिक। या चौथा, अंतर्व्यक्तिगत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, गतिक। लिखा है बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है? अनुवांशिक बुद्धि, उत्पादन बुद्धि, सामान्य बुद्धि या वैश्विक बुद्धि। तो इसका सही जवाब होगा सामान्य बुद्धि। लिखा है संज्ञानात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतर्व्यक्तिगत और अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि। दूसरा, प्राकृतिक बुद्धि। तीसरा, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि। या चौथा, अस्तित्व परक बुद्धि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अंतर्व्यक्तिगत और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। लिखा है गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वो कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वो हो सकता है? पहला, संगीतमय। दूसरा, अंतर्व्यक्तिगत। तीसरा, आध्यात्मिक। या चौथा, भाषा विषयक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, अंतर्व्यक्तिगत। लिखा कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला, बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा, बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली, उदाहरणतः प्रक्रम की गति संबंधी विभेद आदि। तीसरा, बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। चौथा, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, बुद्धि बहुआयामी और इसमें कई पहलू निहित है।
है कि समाजीकरण में बच्चों के देश को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं देश प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। पहला ऑप्शन है व्यवहार या गलत व्यवहारिक, दूसरा है व्यवहार या सही व्यवहारिक, तीसरा है बुद्धि सही बौद्धिक, या चौथा है मन या सही मानसिक। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? सिक। तो मेरे हिसाब से इसका सही जवाब होना चाहिए पहला। लिखा है कि समाजीकरण में बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए पहला। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि समाजीकरण का अर्थ है या समाजीकरण का अर्थ होता है, पहला ऑप्शन है सामाजिक मानदंड का कठोर रूप से पालन करना, दूसरा समाज में समायोजित होना, तीसरा है सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, या चौथा है सामाजिक विविधता को समझना। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए दूसरा, समाज में समायोजित होना। यानी कि अगर आप समाजीकरण यानी कि आप समाज में रहते हो, तो अगर समाज में समायोजित होकर रहते हो तो एक अच्छे समाजीकरण का क्या होता है? विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। पहला ऑप्शन है उनका बौद्धिक विकास करना, दूसरा है उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, तीसरा है उन्हें गृह कार्य देना, या चौथा उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना। यहाँ पहले से टिक लगा हुआ है पहला ऑप्शन, लेकिन हम चारों ऑप्शन को समझ लेंगे। पहला ऑप्शन है कि उनका बौद्धिक विकास करना। अगर आप समाजीकरण यानी समाज में रहते हो तो एक शिक्षक की भूमिका मेन होती है कि उनका बौद्धिक विकास करें, बिल्कुल सही है। दूसरा है उनके सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, यानी कि क्या आप उन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान करोगे जो ऐसी हो जो एक तरफा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा है उन्हें गृह कार्य देना, क्या आप बच्चों को होमवर्क दोगे? नहीं। या चौथा उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना, क्या आप पैसे से रिलेटेड कोई चीजें कराओगे बच्चों को जिससे कि उनको पैसों में फायदा हो, ना कि बुद्धि में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहला, यानी उनका बौद्धिक विकास करना। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की क्या इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारकों में यह कथन किसका है? इसमें भी टिक लगा हुआ है। लिखा है कि अरस्तु का। तो इसका सही जवाब होगा अरस्तु। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार डेस रखना चाहिए। अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण किंतु कठोर, या दूसरा है स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण, या तीसरा है सामान्य, या चौथा है कठोर। कठोर मतलब आप समझ सकते हो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट, सामान्य मतलब नॉर्मल बिहेव करना, पहला है सहानुभूतिपूर्ण या किंतु कठोर मतलब कि उसे सिंपैथी भी दें और उल्टे में उसको क्या करे, पनिशमेंट भी दे। तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन 2, स्नेह भी देना चाहिए बच्चों को और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, इसको आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आप पहले ऑप्शन सुन लेते हैं कि क्या लिखा है। पहला है संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया का द्वारा ही होता है। दूसरा है समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि हैं। तीसरा है पालने के तरीके का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है। या चौथा समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? समाजीकरण के संदर्भ में हमें गलत असत्य वचन को बताना है, असत्य स्टेटमेंट को यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट को हमें बताना है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन 3, यानी पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चों के समाजीकरण पर नहीं पड़ता। ये तो गलत स्टेटमेंट है। अगर एक बच्चे को आप अच्छी शिक्षा देते हो, अच्छी दीक्षा देते हो, अच्छी तरह से उसे समझाते हो, तो उसके आपके पालने का प्रभाव बच्चे पे जरूर पड़ेगा। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट 3 है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? पहला खेलकूद, दूसरा अच्छे कपड़े, तीसरा बच्चे की सुंदरता, या चौथा बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। अब यहाँ बात आती है समाजीकरण की। तो हम जानते हैं कि समाजीकरण मतलब समाज में रहना, बच्चों के साथ मिलजुल कर रहना, साथ ही साथ वहाँ के माहौल में ढलना, ये समाजीकरण के अंदर आता है।
तो आप कह सकते हो इसका सही जवाब होना चाहिए खेलकूद। आगे बढ़ते हैं। लिखा है किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कार में। पहला ऑप्शन है केवल ए, दूसरा ऑप्शन है केवल बी, तीसरा है केवल सी और चौथा है ये सभी। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए ये सभी, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी समाजीकरण में धर्म का महत्व उसके आदर्श में होता है, अनुकरण में होता है, संस्कार में होता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है दुर्खिम ने, दूसरा है मीड ने, तीसरा है लेमार्क ने या चौथा है कुले ने। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन 2 यानी कि मीड ने यह विचार दिया था कि मैं और मुझे का सिद्धांत इस विचारक ने प्रतिपादित किया था, प्रस्तावित किया था। तो इसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि मुझे और मैं की भावना किसमें आती है? जब बच्चा एडोलेंस एज यानी कि किशोरावस्था में आ जाता है, तब ये सिद्धांत ये जो सिद्धांत होता है इस एज में लागू होता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में उन डेश को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। पहला ऑप्शन है मानको, दूसरा मूल्यों, तीसरा विश्वासों या चौथा ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ये सभी, क्योंकि हम जानते हैं कि मानको, मूल्यों और विश्वासों को समाज में हम क्या कर सकते हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया का ये क्या है? हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के तहत ये किसका मत है? इन्हें मतलब कि ये जो विचार है ये किसने दिया था, किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए? पहला है किम्बल यंग ने, दूसरा है दुर्खिम ने, तीसरा है डार्विन ने या चौथा है रास ने। तो इसका सही जवाब होगा सेकेंड नंबर। दुर्खिम ने यह बताया था कि प्रत्येक समाज में अपने धारो, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? सबसे पहले हमें समझना होगा अनुकरण का मतलब होता है किसी चीज को समझना, किसी चीज को पढ़ना, किसी चीज को याद करना। यह अनुकरण के प्रक्रिया में आता है। तो लिखा है कि पहला ऑप्शन है परिवार एवं पड़ोस, दूसरा है गांव एवं शहर, तीसरा है देश एवं राजनीति या चौथा है परिवहन एवं संचार साधन। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व बताइए। तो इसका सही जवाब होना चाहिए परिवार एवं पड़ोस, यानी कि ये एक ऐसा तत्व है जिसकी वजह से बच्चे का समाजीकरण में सबसे गहरा क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफी बात करती है। तो ये क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। दूसरा, शिक्षकों को ये मांग होती है कि बच्चे विद्यालय का खूब बात करें। तीसरा है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। चौथा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन 4 कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ना कि उसके घर में। इसलिए हमें बच्चों के साथ हमेशा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए और साथ ही साथ उनकी बातों को समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन है किशोरावस्था के दौरान, दूसरा पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, तीसरा प्रौढ़ावस्था के दौरान या चौथा व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो इसका सही जवाब होना चाहिए किशोरावस्था के दौरान। इस अवस्था के दौरान बच्चे का अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही जवाब पालन पोषण, दूसरा सहानुभूति, तीसरा पड़ोस या ये सभी। तो हम जानते हैं कि समाजीकरण के अंदर ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसका सही जवाब होना चाहिए ये सभी। यानी पालन पोषण भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, इंसान की सहानुभूति भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, रोल निभाती है, और पड़ोस, आस पड़ोस के लोग भी एक समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि
शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? पहला, समाजीकरण मानदंडों का सदैव अनुपालन करता है। दूसरा है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। तीसरा, समाज में बड़ों का सम्मान करना। या चौथा, समाजीकरण वातावरण अनुकूलन और समायोजन। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होना चाहिए सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। अगर आप वातावरण अनुकूल करोगे और समायोजन में रहोगे, यानी समायोजित करके रहोगे, तो शिक्षा एक अच्छे प्रकार से बच्चे के अंदर होनी स्टार्ट होगी। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? पहला ऑप्शन है जन्म से 3 वर्ष के बाद। दूसरा है जन्म से। तीसरा है किशोरावस्था में। या चौथा है वयस्क होने के बाद। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होना चाहिए जन्म से। आपने एक कहानी सुनी होगी कि जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में था, तभी उसने चक्रव्यूह की रचना का जो तोड़ था वो निकाल लिया था, यानी कि उसने सुन लिया था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर, मतलब जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। दूसरा है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। तीसरा, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। या चौथा, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो यहाँ पे जो अनुकूलन टेग वर्ड है, यहाँ पे जो वर्ड है ये पॉजिटिव है, तो इसका सही जवाब होना चाहिए चौथा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? पहला, शिशुकाल में। दूसरा, किशोरावस्था में। तीसरा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। या चौथा, उत्तर बाल्यावस्था में। तो इसका सही जवाब होना चाहिए किशोरावस्था में। किशोरावस्था एक ऐसा एज होता है जो बहुत जटिल और कठिन होता है। इस एज में अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए तो समझिए कि आपका जो एज होगा पूरी तरह से अच्छी तरह से बीत जाएगा। लिखा है, बच्चों की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। दूसरा है उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए। तीसरा है उसे खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। चौथा, उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है। किसके द्वारा? सिर्फ माता पिता से, सिर्फ माता से, सिर्फ पिता से। तीसरा, माता एवं पिता दोनों से। या चौथा, माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। आगे देखते हैं। लिखा है कि बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? पालन पोषण। दूसरा, सामाजिक विकास। तीसरा, संवेदनात्मक विकास। या चौथा, परिवेश के लाभ। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए उसका पालन पोषण। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। हम सभी जानते हैं। आनुवंशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक का है? तो यहाँ पे टिक लगा हुआ है पहले से। इसका सही जवाब होगा जेम्स ड्रेबर। जेम्स ड्रेबर ने यह कथन कहा था कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? पहला है आंखों का रंग। दूसरा है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। या तीसरा है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। या चौथा, चिंतन पैटर्न। तो इसका सही जवाब होना चाहिए आंखों का रंग। आंखों का रंग मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक होता है। यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जो उसके पिता या माँ का आंख का रंग होता है कभी कभी उसके बालक पर भी पड़ जाता है, यानी कि बालकों की आंखों का रंग भी वैसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम। तो ऑप्शन है केवल ए। दूसरा है ए और बी दोनों। तीसरा ए और सी दोनों। या फिर चौथा ये सभी। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ये सभी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न होता है, सब जानते हैं। उसका मेन रीजन क्या हो सकता है? भौतिक वातावरण भी हो सकता है, सामाजिक वातावरण भी हो सकता है, उसका वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो सबसे आसान है वंश। दूसरा, वंशानुक्रम। तीसरा, वातावरण। या चौथा, इनमें से
कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हम पता है कि वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो आपकी कक्षा का जब छात्र कोई अनुशासनहीनता करता है तो पहला ऑप्शन है उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। दूसरा है छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता। या तीसरा है स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। या चौथा इसका इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेके जाएंगे। तो हमें पॉजिटिव पॉइंट को खोजना है। अगर आप शिक्षक हैं तो क्या करेंगे? तो इसका सही जवाब होना चाहिए उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसको सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। यहाँ पे एक वर्ड आया है मार्गदर्शन। तो मार्गदर्शन क्या है? एक पॉजिटिव टैग है, पॉजिटिव वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? पहला विशिष्ट शारीरिक लक्षण, दूसरा विशिष्ट बुद्धि, तीसरा विशिष्ट चरित्र। ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, या सभी। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ये सभी, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा किसी विशेष पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? प्रभाव बताना है। तो विशिष्ट शारीरिक लक्षण, आपका अगर कोई मान लीजिए आपके पिताजी को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है तो कभी कभी क्या होता है वंशानुक्रम में आपको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। विशिष्ट बुद्धि, अगर आपके पिताजी या माँ बहुत ज़्यादा तेज हैं, पढ़ने में लिखने में थे, तो आपकी भी बुद्धि उनकी तरह हो सकती है। तीसरा विशिष्ट चरित्र, कभी कभी चरित्र का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है, हमारे माँ बाप का। तो ये सभी होगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। लिखा है बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं। पहला वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, केवल ए और बी दोनों, केवल बी, ना तो ए और ना ही बी। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होना चाहिए दूसरा, यानी ए और बी दोनों बच्चे के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर है निर्भर, बी पूरक, तीसरा सहयोगी। ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, केवल सी, या ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए ये सभी, क्योंकि एक दूसरे से क्या होते हैं? पूरक होते हैं, इनके सहयोगी होते हैं और निर्भर होते हैं। आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण, दूषित परिवेश। तो इसका सही जवाब हम कह सकते हैं कि ये सभी होगा, क्योंकि दूषित वंशानुक्रम के कारण भी बाल अपराध बढ़ सकता है, दूषित सामाजिक वातावरण के कारण भी बाल अपराध बढ़ सकता है, और दूषित परिवेश के कारण भी बाल अपराध बढ़ सकता है। लिखा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? पहला है सामाजिक विकास पर, संवेदनात्मक विकास पे, मानसिक विकास पे, चौथा शारीरिक विकास पे। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ये सभी, क्योंकि आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव इमोशनली, फिजिकली, सोशली और मेंटली पड़ता है। आगे देखते हैं। लिखा है कि विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? केवल प्रकृति का, केवल पोषण का, प्रकृति एवं बाल पोषण दोनों का, पालन पोषण दोनों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए प्रकृति एवं पालन पोषण दोनों का, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि वर्तमान विचारधारा को क्या करती है? प्रभावित करती है। किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, या माता एवं पिता दोनों के डीएनए से, या ना तो माता और ना ही पिता के डीएनए से। तो वंशानुक्रम में हम जानते हैं कि माता पिता दोनों एक तरह की बहुत भूमिका निभाती है बच्चे के बाल विकास में और साथ ही साथ उसके शारीरिक मानसिक डेवलपमेंट में। तो माता एवं पिता दोनों के डीएनए से बालक का शारीरिक लक्षण में प्रभावित होने की संभावना होती है। लिखा है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है, ये सीटेट जनवरी 2012 में पूछा जा चुका है। केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, या फिर तीसरा आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतक्रिया का, या चौथा केवल वातावरण का। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, ये इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतक्रिया का, या केवल वातावरण का। तो इसका सही जवाब होना चाहिए आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतक्रिया का, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों मिलकर ही एक मानव व्यक्तित्व का क्या करते हैं? पर्सनालिटी को बनाने का काम करते हैं।
बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अंतःक्रिया द्वारा होती है। माता पिता के व्यवहार से, उसके मित्रों भाई बहनों के व्यवहार से, उसके शिक्षकों अभिभावकों के व्यवहार से, आनुवंशिकता एवं वातावरण से। तो इसका सही जवाब होना चाहिए आनुवंशिकता एवं वातावरण से। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप में धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। ये सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? पहला जो इसका ऑप्शन है कि धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दूसरा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। ठीक है। तीसरा, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। या चौथा, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि जब भी कोई बच्चे को गोद लिया जाता है, वो भले वो धनी परिवार में जाए या फिर बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार में जाए, तो वहाँ पे जो उसकी जो बुद्धि होती है ज्यों की त्यों रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। हाँ, उसके एजुकेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह का एजुकेशन दिया जा रहा है। जिस वजह से अगर एजुकेशन कम दिया जा रहा है तो शायद उसकी नॉलेज कम हो, लेकिन अगर ज़्यादा दिया जा रहा है तो उसकी नॉलेज ज़्यादा हो। कभी कभी क्या होता है कि अमीर बालक के घर के लड़कों को एजुकेशन सिस्टम में कमी दी जाती है, छूट दी जाती है, इस वजह से वो पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं। और कभी कभी गरीब लोगों के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा तेज हो जाते हैं। तो इसका मेन यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए दूसरा, कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि बालक का जो मूल प्रवृत्तियां यानी नेचर होता है देश से प्राप्त होती है और उनका विकास देश में होता है। पहला, वातावरण एवं वंशानुक्रम। दूसरा, वंशानुक्रम वातावरण एवं तीसरा है परिवार एवं विद्यालय और चौथा है समाज और परिवार। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होना चाहिए वंशानुक्रम एवं वातावरण। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, पहला ऑप्शन है लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। नहीं, ये तो पूरा गलत है। दूसरा है कि अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। तीसरा, उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। या फिर चौथा, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। सीखने संबंधी निर्योग्यता यानी कि ऐसी योग्यता जो उनके अंदर नहीं हो। तो इसका सही जवाब होना चाहिए अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, या उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषतः जिनकी पैतृक अभिभावक। तो यहाँ मुझे लगता है इसका सही जवाब होना चाहिए थर्ड, क्योंकि पैतृक अभिभावक हैं तो यहाँ पे पैतृक अभिभावक में जो प्रॉब्लम होगी कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर आई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बालक के समवयस्क विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए उसके विद्यालय एवं परिवार का, उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण का, उसके परिवार एवं समाज का, या उसके समाज एवं राष्ट्र का। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण का। इसके संयोग से बच्चे का जो विकास होगा बेस्ट होगा।